हेलो, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे मेहनत कर रहे होंगी। तो चलिएगा, जैसे मैं कि आप लोग को बता दूं और आप लोग जान भी रहे हैं कि इस शब्द है ना, नए प्लेटफॉर्म पे आप लोग को क्लास 12 की बायोलॉजी का अध्याय शुरू हो चुका है। जो लोग एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए बहुत खास हो रहा है। तो हम लोग आराम से धैर्य बनाकर एग्जाम का तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोग को मेहनत एक ऐसे जगह पर आ पहुंचा है जिसमें हम लोग को मेहनत के साथ साथ अपने कामयाबी के बारे में सोचना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लोग ऐड हुई, जल्दी से आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बेहतर यहां से नॉलेज मिल सके। और इस चैप्टर में आप लोग को पता ही है कि जैसे जैसे आपको चैप्टर खत्म करेंगे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, नोट भी है ना, नोट्स भी देंगे, जिसमें आप लोग को हम लोग बताए थे आप लोग को भी कि अगर किन्हीं स्टूडेंट को सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव को अगर पीडीएफ भी चाहिए तो एक नंबर भी आप लोग को दिया जाता है, या आप जाके नीचे आपको जो वीडियो में जो बताया गया है नंबर, उस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप एसएमएस करके आप पीडीएफ को अवेलेबल प्राप्त है ना करवा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हो। चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास 9th हो, या क्लास 11th या क्लास 12th का, सभी चीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव का चाहे ऑब्जेक्टिव का हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग बस एक कमेंट कीजिए, एक लाइक दीजिए सब लोग, और वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। पीछे की क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्लास को स्टार्ट किए थे हम लोग, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर क्लास 12 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर ही था जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और हम लोग इसमें कुछ खास टॉपिक भी आगे हम लोग पहुंचा दिए थे, जिसमें हम लोग बात किए थे रिप्रोडक्शन के जनन के बारे में। हम लोग सभी टॉपिक को देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक से। लास्ट में कुछ कुछ आवाज नहीं आया था, मैं किसी है ना क्षमा मांगता हूं, मैं उनको ध्यान नहीं दे पाया, आवाज नहीं जा रहा था। अगर आवाज ना जाए तो कमेंट भी कीजिए कि आवाज नहीं जा रहा है, मैं देखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लास्ट में मैं भी देखा तो कुछ एक आध दो क्वेश्चन में आवाज मिस्टेक हो गया था। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं उसी जगह से टॉपिक से चालू करूंगा जो जिस टॉपिक से आवाज नहीं आया था, जिसमें हम लोग बात किए थे जनन के बारे में। बात कर दिए थे जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है। मैं थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लेकर मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। जनन में बताया था, जनन जो होता है हमारे पृथ्वी का कोई भी जीव जो होता है, थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो क्लास ज्यादा भी जा सकता है। मैं थोड़ा सा स्पीड है ना लेने की प्रयास करूंगा, जो पीछे के क्लास में हम लोग बता दिए थे, जिसमें जनन के बारे में बताए थे कि जनन में दुनिया के कोई भी जीव जो होते हैं अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन को दो भागों में बांट देते हैं, लैंगिक जनन बांट देते हैं और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आप लोग को हम बताए थे कि लैंगिक जनन जो होता है, एक जाति के दो विभिन्न युग्मक होते हैं, नर और मादा, जब आपस में संलयन की क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जैसे समान संतति यानी संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान जो होते हैं अपने माता पिता के क्या होते हैं, पैतृक भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए अलग होते हैं क्योंकि दोनों का गुण, माता और पिता दोनों को गुण इनमें अवेलेबल शामिल होते हैं। और इसलिए जनन का सबसे अच्छी विधि किन्हें माना गया है, लैंगिक जनन को माना गया है, क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा जो होता है वो वंश का विकास होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। माता पिता का गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। और इसलिए जनन का सबसे अच्छी विधि इन्हें माना गया है। पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछता भी है कि जनन का सबसे अच्छी विधि किन्हें माना जाता है, तो लैंगिक जनन को माना जाता है। किन्हें माना जाता है, लैंगिक जनन को माना जाता है। उसके बाद अलैंगिक जनन देखे थे, अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे, कहे थे कि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सिर्फ केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और ये क्या होता है, अपने समान संतति का क्या करते हैं, जीव का जन्म देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहे थे, अलैंगिक जनन कहे थे। उसके बाद जनन के बारे में इतना करने के बाद हम लोग दोनों में क्या किए थे, अंतर को देखे थे। इसी जगह से हम लोग को टॉपिक में आवाज थोड़ा सा क्या हुआ था, मिस्टेक हुआ था।
जिसमें हम लोग बताए थे लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में अंतर। मैं उसी को है ना बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन था हमारा लैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक जनन में आप लोगों को हम बताया नहीं, पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होता है उसे हम लोग क्लोन कहा जाता है। और क्लोन जो होता है अपने माता पिता के क्या होता है, पैतृक गुण होता है। और क्लोन का जो प्रत्येक कोष का जो बना होता है रेमेट का बना होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्वेश्चन जहां से मिस्टेक हमसे हुआ था कि लैंगिक जनन क्या था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक, अलैंगिक, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, जनन में अंतर, ध्यान दीजिएगा यही हमारा क्वेश्चन था। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या था, अंतर था। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर था। तो हम लोग इस जगह से हम लोग डिवाइड किए थे, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ हम लिख लेते हैं लैंगिक जनन लिख लेते हैं, ठीक है, और लैंगिक लिख लेते हैं, और एक तरफ लिख लेते हैं अलैंगिक लिख लेते हैं। एक तरफ जो होता है अलैंगिक लिख लेते हैं। चलिए, जिसमें पहला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये अंतर हम आपको बताने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, 5 नंबर के आएगा ही, अगर क्वेश्चन देगा तो। ऐसे तो लगभग चांस है कि क्वेश्चन ऐसा आता है, लेकिन याद रखिएगा इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आपसे पूछने वाला है। पहला लैंगिक जन्म में जो होता है, इसमें जो होता है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें जो होते हैं 2 युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं, 2 युग्मक भाग लेते हैं। इसमें 2 युग्मक भाग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 युग्मक भाग लेते हैं, और इसमें जो होता है 1 युग्मक भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर से अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 युग्मक भाग लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, लिख लीजिएगा, इसमें 1 युग्मक भाग लेते हैं। दूसरा में हम लोग आप लोग को बताए थे कि इसमें जो होता है, इसमें जो होता है युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक किसे कहे थे आप लोग को बताए थे हम लोग, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें युग्मक का निर्माण, युग्मक का जो निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें हम नहीं लगा दिया, ठीक है। अगर देखिएगा तीसरा स्टेप में हम आप लोग को बताए थे कि युग्मक, जब 2 युग्मक आपस में मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनते हैं। जब 2 युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। तो इसमें कहेंगे कि इसमें जो होता है, इसमें युग्मनज, युग्मनज का निर्माण, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। और इसमें लगाएंगे, इसमें युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण, निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अगर हम लोग चौथा की बात करें तो बताइएगा कि इसमें जो होता है, इसमें निषेचन, निषेचन के क्रिया, क्रिया होता है। इसमें निषेचन का क्रिया होता है। क्यों हुआ तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 युग्मक भाग ले रहे हैं। इसमें कितने युग्मक भाग ले रहे हैं, 2 युग्मक, है ना, इसलिए इसमें निषेचन का क्रिया होता है। और इसमें जो होता है निषेचन का क्रिया जो होता है, निषेचन, निषेचन के क्रिया, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नहीं होते हैं, इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होते हैं। अगर हम लोग पंचमा की बात कर ले, पंचमा में जो है कि इसके द्वारा जो उत्पन्न जो संतान होता है वो अपने माता पिता यानी जनक के क्या होते हैं, जनक के भिन्न भिन्न होते हैं। जनक के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो होते हैं अपने जनक के जो होता है उत्पन्न जो संतान जो होता है अपने जनक के यानी माता पिता के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और ये अपने माता पिता यानी जनक के क्या होते हैं, ये जनक के होते क्या होते हैं, जनक के पैतृक होते हैं। क्या होते हैं, पैतृक होते हैं। पैतृक बोले तो एक समान, एक लक्षण, एक गुण वाले होते हैं। अगर हम लोग छठा की अगर बात कर लें तो इससे जो उत्पन्न संतान जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान जो होता है इसे हम लोग क्लोन कहते हैं, क्लोन कहते हैं।
क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में तो 5 गो ही अंतर आएगा, लेकिन मैं आप लोग को 6 अंतर बता दिया हूं ताकि आपको कहे ना वहां पे लिखने में कोई तरह का समस्या ना हो। तो चलिएगा आप इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से कॉपी में अपने से बनाकर लगाने की कोशिश करिएगा। बहुत बेस्ट टॉपिक आपके लिए मिल रहा है। चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। इसी है ना, इसी क्वेश्चन पे हम लोग को आवाज बंद हो गया था, मैं आप लोग को करवा दिया हूं। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, हम लोग निषेचन के बाद बात करेंगे। बस आप लोग आराम से बने रहिए, धैर्य के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां से मेरा भरपूर कोशिश है कि आप लोग को कुछ कुछ बताने की मैं जरूर है ना कोशिश करूंगा, ताकि आपका एग्जाम बेस्ट हो। मैं एक क्वेश्चन भी बताया था, आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन, कुछ कुछ आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होता है, क्वेश्चन अगर रहेगा, क्वेश्चन पूछता ही है कि अलैंगिक जनन से कौन सा, अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होते हैं किसके द्वारा, जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान होता है, क्वेश्चन करता है अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये हमारा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर एकदम ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन से संतान को क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान, इसमें जो होता है, ध्यान दीजिएगा आंसर, इसमें एक जनक होते हैं। इसमें जनक कितने होते हैं, एक जनक होते हैं। और एक जनक क्या करते हैं, अपने जैसे संतान को जो जन्म देते हैं वो एकल जीवी रूप में देते हैं, एकल जीवी रूप में होते हैं। इसमें एक ही जनक होते हैं, और इसीलिए क्या होते हैं कि इसके द्वारा जो उत्पन्न जो संतान जो होता है, क्या होता है, संतान जो होता है अपने जनक के जो होते हैं पैतृक होते हैं। पैतृक बोले तो एक समान होते हैं। क्या होते हैं, एक समान होते हैं। कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है ना जी। आंसर इसको आप दीजिएगा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलैंगिक जनन में जो होते हैं एक जनक की आवश्यकता होती है, और वो स्वयं अपने जैसे संतान को जो जन्म देते हैं, संतान को उत्पन्न करते हैं, इसे है ना, उसीलिए इसे हम लोग का कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। यहां तक किसी का कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन ऐसा कर सकता है कि जनन के सबसे अच्छी विधि किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, और क्यों। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन कहेगा कि जनन का सबसे अच्छी विधि किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो आप लोग को हम समझाए थे कि अलैंगिक, देखिएगा कि जनन का सबसे अच्छी जो विधि है, सबसे अच्छी विधि किसे मानी गई है, वो लैंगिक जनन को मानी गई। ध्यान दीजिएगा आंसर की ओर, किसे मानी गई है, लैंगिक जनन को मानी गई है। कहेंगे सर कि जनन का सबसे अच्छी विधि किसे मानी गई है, लैंगिक जनन को मानी गई है, क्योंकि लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होता है, यानी लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान जो होता है वो अपने जनक के क्या होते हैं, जनक के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अपने जनक के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अपने जनक के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसका गुण जो होता है वो गुण का करता है, परिवर्तन करता है, स्थानांतरण करता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को स्थानांतरण करता है, जिसके कारण का होता है मानव जाति का या किसी भी जीव का, मानव जाति
का, वंश का विकास होता है। किसका विकास होता है? वंश का। वंश का विकास होता है। किसका विकास होता है? वंश का विकास होता है। किसका होता है? वंश का विकास होता है। किसका विकास होता है? वंश का विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, आंसर देंगे कि जनन के सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन को मानी गई है, क्योंकि इसमें जो होते हैं दो युग्मक भाग लेते हैं और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान जो होते हैं अपने जनक के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, और इसलिए उसका जो गुण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है, जिसके कारण मानव जाति का वंश जो का होता है? विकास होता है। मानव जाति का वंश की क्या होता है? विकास होता है। इसलिए जनन के सबसे अच्छी विधि किसे कहते हैं हम लोग? यानी लैंगिक जनन को कहा गया है। यह क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, कह देगा कि बताइएगा कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान, ध्यान दीजिएगा आंसर पर, यानी क्वेश्चन एक है लैंगिक अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान और लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को, यानी लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान जो होता है ज्यादा जीवित रहने का अच्छा अवसर क्यों होता है? जैसे एक लैंगिक जनन, ध्यान देना है, एक लैंगिक जनन में हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन द्वारा, और एक बात करते हैं अलैंगिक जनन द्वारा। किसके द्वारा? अलैंगिक। दोनों में अच्छे संतान को अच्छा ज्यादा समय तक कौन जीवित रहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसको बात कर लूंगा। तो अलैंगिक जनन में लिखते हैं कि अगर कोई संतान का जन्म होता है, जैसे मान के चलते हैं अमीबा को ले लेते हैं, तो अमीबा हो गया, प्रेमिसियम हो गया, इवुलिना हो गया, तो वो अपने शरीर को ही तोड़ लेता है। जैसे अमीबा की बात कहें तो अपने शरीर को तोड़कर क्या करते हैं? संतान का विकास करते हैं। लेकिन मानव की बात करें, जैसे अगर हम लोग मानव की बात करते हैं तो मान के चलते हैं कि इसमें जो होता है गुण सूत्र जो होता है वो क्या होता है? हाई लेवल से जाकर वो निम्न लेवल या नीच लेवल से, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर में चला जाता है, और फिर निम्न से क्या होता है? उच्च स्तर में जाता है, जिसको चरण बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसे? चरण। जैसे मान के चलते एक बात बताते हैं कि जैसे मान के चलो कि हमारे मम्मी पापा का गुण, उनका मान के चलिए कि उनका जो गुण जो हुआ था हमारे माता पिता के, मान के चलिए सब लोग हम लोग बात करते हैं माता पिता का गुण लेते हैं। किनकी बात करें? माता पिता का गुण। तो माता पिता का जो गुण जो हुआ, माता पिता का ध्यान दीजिएगा, माता पिता का जो गुण हुआ, मान के चलिए कि उनके शरीर के अंदर गुण जो हुआ, मान के चलते हैं कि 20 से 25 वर्ष, 20 से इनका आयु कितना हो गया? यानी 20 से 25 वर्ष हो गया। देखिए उनके शरीर के अंदर जो गुण जो हुआ, उनके अंदर जो गुण हुआ उनको 20 से 25 वर्ष हुआ। अब उसके बाद माता पिता का गुण दोनों का मिला तो हम लोग को जन्म हुआ, यानी संतान का जन्म हुआ। जब बताइएगा कि इसका उम्र 20 से 25 वर्ष हो गया और 20 से 25 वर्ष के बाद मान के चलो कि एक संतान का जब जन्म हुआ, संतान का जो जन्म हुआ, तो ये संतान का 20 से 25 साल हो जाने के बाद जब संतान का एक जन्म हुआ तो संतान का में फिर से इनका जो गुण है इस संतान में आ गया। जैसे माता पिता का गुण हम लोग में आया तो हम लोग में फिर से इनका गुण कहां से होगा? जीरो से चलेगा। जीरो से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल। मान के चलो कि हम लोग का उम्र हो गया, मान के चलते हैं कि हम लोग का उम्र हो गया 20 से 25 साल। हम लोग को भी देखिए 20 से 25 फिर से जीरो आ गया, फिर से कहां आ गया? जीरो पर आ गया, और जीरो से फिर से हम लोग को उम्र कितना हो गया? 20 से 25 वर्ष हो गया। अगर बताइएगा कि 20 से 25 वर्ष के बाद हम लोग के द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा उसका भी कितना हो जाएगा? फिर से इनको से संतान का जब जन्म हो, संतान के संतान फिर से जन्म हुआ तो फिर से इनमें क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और फिर से इनका उम्र लेकर फिर से उसी तरह से बात करते हो। यानी कहने का मतलब चल रहा है कि इसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा है? चलते आ रहा है। क्या हो रहा है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा है? यानी स्थानांतरण करते जा रहा है, जिसके कारण जो होता है इसको जीवित रहने का, क्या जीवित रहने का है ना, जीवित रहने का सबसे अच्छा
सबसे अच्छी यानी अच्छी अवसर मानी गई है, अच्छी अवसर अवसर मानी गई है, सबसे अच्छी अवसर मानी गई है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, सबसे अच्छी अवसर मानी गई है। बात समझ रहा है ना, यानी इसका जो होता है, इसके अकॉर्डिंग की बात करें, अलैंगिक जनन के अकॉर्डिंग बात करें, लैंगिक जनन का जो है संतान जो होता है, गुण जो होता है, जो है ना, इसको जीवित रहने का सबसे अच्छी विधि किन्हें मानी गई है, लैंगिक जनन को मानी गई है। क्या मानी गई है, लैंगिक जनन को भी मानी गई है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ज्यादा अच्छा जीवित रहने का सबसे अच्छा भी अवसर किसका है, तो लैंगिक जनन का है। जनन का सबसे अच्छी विधि किसे है, तो लैंगिक जनन का है। चलिए, यहां तक किसी का कोई दिक्कत, ये सब एकदम छोटे छोटे टॉपिक को आप लोग एकदम दिमाग में एकदम सेट करके चलना है। अब उसके बाद इतना तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जनन के बारे में बात किए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो है ना फर्टिलाइजेशन। ये सब जनन की जो क्रियाएं होता है वो किसके माध्यम से होता है, किस रूप में होता है, इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, निषेचन के बारे में। किसके बारे में, निषेचन के बारे में। चलिएगा, अगर आप लोग थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो अच्छे से। अगर ना बने तो आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ देने की हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे, जिसमें मैं आपको बार बार आपका एक नंबर देता हूं, उस पर नंबर पर आप सिर्फ सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ उस पर एसएमएस ही हो सकता है, अन्यथा बात नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसका नंबर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलिए, यही आपका नंबर है जिस पर आप क्या कर सकते हो, इस पर आप क्या कर सकते हो, ये सिर्फ क्या का है, एसएमएस आप कर सकते हो। एसएमएस करके आप क्या कर सकते हो, या सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप यहां से क्या कर सकते हो, यानी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चाहे अब वो सब्जेक्टिव का हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, ताकि आपका एग्जाम में किसी प्रकार से कोई डर है ना रहे। ठीक है, और आप लोग क्या करो, आराम से क्लास पे ऐड होते रहिएगा, क्लास आप पढ़ते रहिए, ताकि आपको भरपूर यहां से मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को एग्जाम बहुत बेहतर जाए। बस दिल थाम के बैठे रहिएगा, क्योंकि प्रतिदिन जो है वो 7:30 बजे, कितने बजे, 7:30 बजे शाम, अगर शाम की बात करें 7:30 बजे जो शाम में हम लोग प्रतिदिन यानी लाइव क्लास आऊंगा, और कुछ कुछ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताने की भी कोशिश करूंगा। जो हम लोग क्लास में चल रहा है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से है। जो व्यक्ति एग्जाम के दृष्टि से है और उनके लिए तो बहुत खास होने वाला है क्लास। तो प्लीज आप 1 घंटा इस चैनल पर जरूर दीजिए, और बस सपोर्ट बनाकर रखिए, और सब आपका सपोर्ट ही आपका रिजल्ट और मेरा भरोसा दोनों का कहना एक अच्छे सफल की ओर चलेंगे। बस आप धैर्य बनाइए, मैं आपका धैर्य को पूरा करने की पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा। मुझसे जितना हो मैं जरूर आपका है ना सफलता में साथ दूंगा, है ना। तो चलिएगा, हम लोग आगे के टॉपिक को बढ़ाते हैं। समस्या होता है, ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा सा मेहरबानी हो तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। बस आप लोग को थोड़ा सा धैर्य और लगन की जरूरत है। जिस प्रकार से मैं अपने लगन के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट की जरूरत है ना। बस आप अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि इस चैनल को आगे बढ़े। तब तो मैं और भी अपने उल्लास के साथ, नए जोश के साथ आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। तो जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, उस बस 1% आप थोड़ा सा अपने दिल में झांकर या दिल से क्या कर सकते हो, यानी आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आगे की बात करेंगे टॉपिक के बारे में, जिसका हम लोग यहां तक देख लिए। आगे हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये सब जो क्रियाएं होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो सब किसके अंतर्गत होगा, फर्टिलाइजेशन के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निषेचन।
जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, निषेचन के बारे में। फर्टिलाइजेशन, क्या हम लोग पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो आइएगा हम लोग निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन आखिर है क्या। तो देखिएगा निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन क्या है। तो कहेंगे निषेचन जो होता है इसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। निषेचन में जो होता है, ध्यान दीजिएगा, निषेचन में जो होता है नर युग्मक, क्या होता है, नर युग्मक। नर युग्मक के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि जहां हम नर युग्मक बात करेंगे तो आप दिमाग में सेट कीजिएगा किसके बारे में, शुक्राणु के बारे में। किसके बारे में, शुक्राणु के बारे में। जहां हम नर युग्मक की बात करेंगे ये शुक्राणु। जब कहेंगे कि नर युग्मक और कौन सा युग्मक, मादा युग्मक, और कौन सा युग्मक, मादा युग्मक। तो जहां हम बात किए थे कि जहां पे अगर हम लोग मादा युग्मक की बात करेंगे, मदा युग्मक, ठीक है, मदा युग्मक बोले तो क्या हो जाएगा, अंडाणु। क्या हो जाएगा, अंडाणु। ध्यान दीजिए, इतना टॉपिक आप लोग याद रखिएगा कि जब नर युग्मक और जब मदा युग्मक जब आपस में, दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, क्या करेंगे, यानी जब दोनों युग्मक जो होता है नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करेंगे, संलयन की क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, संलयन के क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, निषेचन कहते हैं। आंसर दीजिएगा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन की क्रिया करता है, आपस में जब मिलता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या उसी को कहते हैं, संलयन कहते हैं। और जब दो युग्मक आपस में मिलता है, कितने युग्मक, जब दो युग्मक आपस में मिलता है, यानी कहा जाए कि युग्मक, युग्मक प्लस युग्मक, क्या हो जाएगा, युग्मक प्लस युग्मक, युग्मक प्लस युग्मक, तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। बात समझिएगा, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, यानी युग्मक प्लस युग्मक जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, यानी युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर जाइमेट, जाइमेट प्लस जाइमेट, क्या होगा, जाइमेट प्लस जाइमेट, जब है ना दो जाइमेट जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, बताइएगा, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जब दो युग्मक आपस में मिलेगा तो युग्मनज बनेगा। यानी कहने इंग्लिश में भी अगर बात करें कि जायमेट प्लस जायमेट बराबर जायगोट। तो जायमेट जो होता है एन होता है, अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित होता है। ये भी जायमेट का होता है, अगुणित होता है। जब n प्लस 2n बराबर बनता है तो क्या बनता है, 2n बनता है। यानी अगर कहा दिया जाए कि ये क्या होता है, अगुणित होता है। ये क्या होता है, अगुणित होता है। ये भी क्या होता है, अगुणित होता है। ये भी क्या होता है, अगुणित होता है। तो जब अगुणित और अगुणित जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, द्विगुणित बनेगा। क्या बनेगा, द्विगुणित बनेगा। जहां से आप इसका भी परिभाषा याद रखिएगा, अगुणित का। ध्यान दीजिएगा, अगुणित किसे कहते हैं, तो जब कहेंगे कि जब जीवों में गुण सूत्र की संख्या, जब जीवों में, किसमें, जब जीवों में, जब जीवों में गुण सूत्र, क्या हो जाएगा, गुण सूत्र की संख्या, गुण सूत्र की संख्या, गुण सूत्र के संख्या, गुण सूत्र के संख्या जनक, जनक, जनक कोशिका, कोशिका के आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। क्या होता है, यानी आधी होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। कि जब जीवों में गुण सूत्र की संख्या जनक कोशिका के क्या होते हैं, आधी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। अगुणित को हम लोग n से सूचित करते हैं।
और द्विगुणित किसे कहते हैं? जब जीवों में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के जोड़े के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? जोड़ा के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब होता है 2n। हम आप लोग को बताएंगे कि मक्का में गुणसूत्र कितना होता है, आलू में कितना होता है, प्याज में कितना होता है, मानव में कितना होता है, कुत्ता में कितना होता है, बिल्ली में कितना होता है, सभी को हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी इतना याद रखिएगा कि गुणसूत्र में आप लोग को पता हो गया अगुणित और अगुणित। इसमें आपको पता हो गया युग्मक प्लस युग्मक, जायमेट प्लस जायमेट बराबर जायगोट, n प्लस n बराबर 2n। यानी अगुणित युग्मक जो होता है अगुणित होता है और युग्मन जो होता है द्विगुणित होता है। तो अगुणित का परिभाषा आप लोग को क्लियर हो गया कि जब जीवन में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के आधी होती है उसके हम लोग अगुणित कहते हैं, और जोड़े के रूप में होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विगुणित। चलिए, निषेचन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। निषेचन किसे कहते हैं? कि जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं, जब दो युग्मक आपस में संलयन की क्रिया करते हैं, यानी नर द्वारा नर युग्मक और मादा द्वारा मादा युग्मक, यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी उसी को निषेचन कहते हैं। अब हम लोग निषेचन को पढ़ेंगे प्रकार। इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव कंफर्म पूछता है तो पूछता है। यहां से क्वेश्चन आंसर आ गया। अगुणित किससे कहते भी बन गया आपको, द्विगुणित किससे कहते वो भी आपका आंसर बन गया। तो चलिए हम इसको साफ करते हैं साफ, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग एकदम बिल्कुल बने रहिएगा, है ना, क्लास में, ताकि क्लास में आप बने रहिएगा। जितने अच्छे से आप लोग बने रहिएगा उतने टॉपिक आप लोग को बेहतर दम समझ में आएगा। क्लास छोड़ छोड़ के कीजिएगा तो आपको समस्या आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम निषेचन की बात करते हैं। निषेचन को कितने भागों में बांटा जाता है? निषेचन को कितने भागों में बांटा गया है? निषेचन में कौन कौन सा निषेचन होते हैं? निषेचन को जो होता है दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो हो जाता है अंतः निषेचन। कौन सा निषेचन? अंतः निषेचन। अंतः निषेचन, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? ये निषेचन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला हो गया अंतः निषेचन, इंटरनल, इंटरनल। चलिए आपको लिखा हुआ है। दूसरा जो होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक्सटर्नल। चलिए फर्टिलाइजेशन आपको लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंतः निषेचन और क्या हो गया? बाह्य निषेचन। अब हम लोग बात करते हैं अंतः निषेचन किसे कहते हैं। अंतः निषेचन में हम लोग ध्यान दीजिएगा, अंतः निषेचन किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वैसा निषेचन का क्रिया जो होता है, अंतः निषेचन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अंतः निषेचन वैसा निषेचन का क्रिया जो होता है जिसमें नर और जो मादा जो होते हैं। अंतः निषेचन का मतलब ही होता है कि जिसमें वैसा, आंसर लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, कि वैसा निषेचन, वैसा निषेचन, वैसा निषेचन, वैसा निषेचन। अंतः निषेचन किसे कहते हैं? वैसा निषेचन, है ना, वैसा निषेचन के क्रिया, 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 वैसा निषेचन की क्रिया जिस, है ना, जिसमें, जिसमें जीवों के, जीवों के शरीर के, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, यानी शरीर के क्या होगा? अंदर, शरीर के अंदर, यानी जब दोनों आपस में संलयन की क्रिया करेंगे तो यह क्रिया शरीर के अंदर भाग में, अंतः भाग में जब संपन्न होता है, अंतः भाग में क्या होता है? संपन्न होता है। क्या होगा? संपन्न का मतलब समझते होंगे, संपन्न, यानी संपन्न होता है, यानी संपन्न होता है। क्या होता है? यानी संपन्न होता है, यानी शरीर के अंदर भाग में, अंतः भाग में संपन्न होता है, होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। कहीं कि वैसा निषेचन जिसमें जीवों के शरीर के अंदर भाग में, यानी अंतः भाग में निषेचन का क्रिया होता है, उसी को हम लोग कौन सा निषेचन कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। कौन सा निषेचन कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। कौन सा निषेचन? अंतः निषेचन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में अगर बात कर लें तो हो जाएगा गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, ठीक है, कुत्ता हो जाएगा, ठीक है, मानव हो जाएगा,
ये सभी लोग में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि वैसा निषेचन का क्रिया जिसमें जीवों के शरीर के अंतर भाग में, शरीर के अंदर भाग में संपन्न होते हैं, यह उसी को हम लोग अंतर निषेचन कहते हैं। और यह जो निषेचन का क्रिया होता है स्त्री भाग में होता है। जब स्त्री और पुरुष जब आपस में संलयन की क्रिया करते हैं, शारीरिक संपर्क के रूप में आते हैं, तो यह क्रिया जो होते हैं स्त्री को शरीर के अंतर भाग में होता है। और वो कौन सी भाग में होता है, स्त्री को जो भेजिना जो होता है योनि भाग में क्या होते हैं, संपन्न की क्रिया होते हैं, जो हम लोग मानव जन्म में अच्छे खासा से पढ़ेंगे। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी में जो होते हैं अंतर निषेचन का क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। कौन सा निषेचन का क्रिया होते हैं, अंतर निषेचन की क्रिया होते हैं। उसके बाद बाह्य निषेचन देखिएगा, तो इसमें बाह्य निषेचन में क्या होता है कि इसमें शरीर से आपसी संपर्क में आने की कोई जरूरत नहीं होता है। यह शरीर के जो होता है, बस आंसर ऐसा ही लीजिएगा कि वैसा निषेचन का क्रिया जिसमें जीवों के शरीर के बाह्य भाग में होता है। आंसर सिर्फ अंदर के जगह पर क्या लगाना है, बाह्य भाग में, यानी बाहरी भाग में संपन्न होता है। बाहरी भाग में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। बाहरी भाग में संपन्न होते हैं, उसी को हम लोग कौन सा निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। अंतर का मतलब शरीर के अंदर भाग में संपन्न होना, और इसमें हो गया कि शरीर के बाहरी भाग में क्या होना, संपन्न होना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। कौन सा निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल में अगर बात कर ले तो हमारा कौन हो जाएगा, मछली हो जाएंगे, मेढक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मेढक हो जाएंगे, है ना। या छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुत सारे जैसे सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। तो इस सभी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो शरीर के बाहरी भाग में, मछली हो गया, मेढक हो गया, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हो गया, ये सभी क्या करते हैं, बाह्य निषेचन की क्रियाएं संपन्न करते हैं। इसमें अंतर निषेचन का क्रियाएं नहीं होते हैं। तो निषेचन दो प्रकार के हो गए, एक अंतर निषेचन हो गया और एक कौन सा हो गया, बाह्य निषेचन हो गया। अंतर निषेचन का मतलब हो गया कि वैसा निषेचन जो शरीर के अंतर भाग में संपन्न होता है, उसी को हम लोग कौन सा निषेचन कहते हैं, अंतर निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, कि जो शरीर के बाहरी भाग में संपन्न होता है, उसी को हम लोग कौन सा निषेचन कहते हैं, बाह्य, है ना, कौन सा निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। कौन सा निषेचन, बाह्य निषेचन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अंतर निषेचन, बाह्य निषेचन में कोई दिक्कत, चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। इसको भी आप लोग क्या करिए, है ना, कॉपी कीजिए, लगाइए अपने कॉपी में, दम लगाते है ना, लगाते चलना है, क्योंकि हम यहाँ से टॉपिक भरपूर रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बताने का। तो इसलिए हम हर एक टॉपिक को दम अपने कॉपी में दम लगाते चलिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सब एग्जाम के दृष्टि से ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें फालतू क्वेश्चन में आपको एक भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, कि ताकि आपको, है ना, क्योंकि हमारे पास जो समय है बहुत कम समय बचा हुआ है ना, क्योंकि हम लोग को फरवरी तक, ये जो हमारा जो बैच चलेगा वो फरवरी तक हम लोग को क्या कर देना है, पोस्टपोन कर देना है, खत्म कर देना है, एकदम समाप्त कर देना है। इसलिए आप लोग एकदम टारगेट लीजिए कि हम लोग एकदम जितने से बेहतर आप लोग को क्वेश्चन बताएं, और बेहतर से बेहतर वहां आप एकदम लिख के एकदम गर्दा गर्दा कर देना है, और अच्छे रैंक पर लेके आ जाना है। तो ये जो क्लास, जो बैच जो चलेगा, जो टारगेट बैच चल रहा है, ये टारगेट जो बैच जो चलेगा आपका एग्जाम को समय को ही क्या करेंगे, अंतराल पे चलेगा। बेहतर होगा हम लोग एग्जाम के दिन, जब तक बायोलॉजी का एग्जाम नहीं होगा, जब तक ये क्लास को हम, है ना, रेडी रखेंगे। और रेडी नहीं रखेंगे, एकदम कंप्लीट करके देंगे। ऐसा बात नहीं है कि कंप्लीट करके आपको नहीं देंगे, समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद मैं आपको फिर से एक अलग से बैच ला रहा हूं, ठीक है, जो आपको, है ना, ऐप पर मिलेगा, ऐप भी अवेलेबल है ना, अवेलेबल कर देंगे। उसमें सिर्फ आपको जो बताएंगे, सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे। उसमें जितने भी टेस्ट होगा सभी आप लोग को वहां पर भी डालेंगे, और यहाँ पर भी तो आपको है ना, कराएंगे ही। लेकिन इस जगह पर आप लोग को उतना ही बार कराएंगे जो आपको एग्जाम का दृष्टि से है। लेकिन मैं एक ऐप है ना, अभी नहीं, क्लास से अभी बात करूंगा, एक दो चैप्टर मैं खत्म कर लूंगा, तब जाकर मैं उस ऐप का आपके बारे में बात करूंगा, ऐप के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें उसमें क्या होगा कि मैं लगभग जो होता है प्रति, है ना, हर एक चैप्टर से कम से कम 100 से 150 बताने की प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश करूंगा, हर एक चैप्टर से। तो आप दिमाग में लगा लीजिएगा कि मैं प्रति चैप्टर से अगर मैं 100 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, 100 लेकर चलते हैं,
प्रति चैप्टर से मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो टोटल आपका जो हो जाएगा 16 चैप्टर है। तो मैं आपको 1600 ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें भी बताने की प्रयास करूंगा, लेकिन मैं इस टॉपिक पर इस बैच में, टारगेट बैच में मैं उसी क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपकी डायरेक्ट एग्जाम में दम हो, है ना, फोटो कॉपी सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो आइए आप लोग एकदम बस धैर्य बना के रहिए, और मैं यहां से बस आपका साथ चाहिए। मैं यहां से भरपूर मात्रा में क्या कर रहा हूं इस बैच पर, टारगेट बैच पर। इसमें आपको फ्री बैच है, एक भी रुपया नहीं लग रहा है ना। सिर्फ आपका एक ही उद्देश्य है, बस एक ही आप लोग से गुजारिश करते हैं कि बस इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों से सपोर्ट भी करवाइए, ताकि आपका और मेरा दोनों का साथ रिलेशन अच्छे से खासा बने रहे। तो आपका भी योगदान होना चाहिए और मेरा भी योगदान आप ले ही रहे। तो बस आप लोग को भी एक है ना योगदान है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी करवाइए। अगर करवाते हो तो मैं इस जगह से, अगर आप 10 सब्सक्राइबर करके देते हो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट जो नंबर दिए थे 10 सब्सक्राइबर करके देते हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर देते हो 10 सब्सक्राइबर का, तो मैं यहां इस जगह से ऑब्जेक्टिव का, अगर स्टूडेंट 10th के होंगे, अगर वो 10 सब्सक्राइबर करवाते हो, अगर उसका स्क्रीनशॉट देते हो, तो मैं उस पर बायोलॉजी का पूरा पीडीएफ ऑब्जेक्टिव को दूंगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट 11th का हो, अगर वो भी 10 करते हो, तो उसको 11th के ऑब्जेक्टिव आपको हम देंगे। अगर 12th क्लास के कोई भी स्टूडेंट है, अगर 10th क्लास के अगर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, 12th क्लास का स्टूडेंट ऐसा करते हैं 10 गो, तो मैं उनको भी क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। तो आप सभी का एक है ना 10 स्क्रीनशॉट लेकर आपको देना होगा। उसके बाद है ना जो आपका अभी व्हाट्सएप नंबर दिए थे उसी नंबर पर देना होगा। तो मैं आपको जिस नंबर से आप है ना भेजिएगा, उसी नंबर पर आपको जस्ट 2 से 3 मिनट है ना अंतराल में आप लोग को पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग की भी मेहरबानी होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, तब तो यहां से हम लोग भी भरपूर रूप से कोशिश करें। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए निषेचन के बारे में, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, निषेचन। अब जो जनन हम लोग देख लिए, जनन किस प्रकार से संतान का जन्म होता है, निषेचन भी देख लिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जनन जो क्रियाएं जो होता है, ये जनन की जो क्रियाएं जो होता है वो किस प्रकार से होते हैं, वो किस रूप में होते हैं। जो संतान को संतान जो होता है, संतान के जो जन्म होता है, क्या होता है, संतान के जो जन्म जो होता है वो कितने रूपों में होते हैं। ये संतान के जो जन्म जो होता है वो कितने रूपों में होता है। तो संतान के जो होता है, जिसको संतान को हम लोग ऐसे बात करेंगे, इस संतान को हम लोग बोलते हैं प्रजक बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजक बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजक बोलते हैं। जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, प्रजक बोलते हैं। इसमें हम लोग प्रजक में क्या देखेंगे, प्रजक को कितने भागों में बांटा गया है, प्रजक को कितने रूपों में बांटा गया है। क्रॉस क्या है, यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे जो हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। क्या हो जाता है, तो पहला जो हमारा जो जन्म जो होता है अंड प्रजक होता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं ओभिप्रोस। क्या कहते हैं, ओभिप्रोस कहते हैं। ये कहा कहते हैं, इसे हम लोग ओभिप्रोस कहते हैं। और एक जो होता है वो सजीव प्रजक होता है। एक क्या होता है, एक सजीव प्रजक होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं भीभी प्रोस।
ठीक है। एक जो होता है अंड प्रजक होता है और एक जो होता है सजीव प्रजक होता है। जो संतान का जो जन्म होता है वो किस रूप में रहता है, यानी प्रौस के रूप में रहता है, यानी प्रजक के रूप में होता है। इस प्रजक को जो होते हैं दो भागों में बांटते हैं, एक जो होते हैं अंड प्रजक होते हैं और एक जो होते हैं सजीव प्रजक होते हैं। एक अंड प्रजक होते हैं और दूसरे जो होते हैं सजीव प्रजक होते हैं। तो अंड प्रजक किसे कहते हैं, अंड प्रजक किसे कहते हैं, आंसर सुनिएगा। कहेंगे कि वैसा जीव, वैसा जीव, वैसा जीव, कैसा जीव, कहेंगे कि वैसा, है ना, किसका है, अंड प्रजक। कौन सा प्रजक में, अंड प्रजक में। तो कहेंगे कि वैसा जीव जिसके द्वारा, है ना, अंड प्रजक का मतलब होता है अंडे के रूप में। कहेंगे कि वैसा जीव जिसके द्वारा निषेचित, निषेचित क्या होगा, निषेचित का मतलब समझ रहे हो ना, निषेचन की क्रिया, निषेचित, अंडे की, अंडे की उत्पत्ति, क्या होता है, अंडे की उत्पत्ति, अंडे की, है ना, यानी क्या करेंगे, अंडे की उत्पत्ति जो होता है संतति के रूप में या संतान के रूप में किसका उत्पत्ति की जाती है, की जाती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहेंगे कि वैसा जीव जिसका जो होता है, जो वैसा जीव जो होते हैं कि अपना संतान जो होते हैं अंडे के रूप में क्या करते हैं, जन्म देते हैं। कुछ कुछ हमारे पृथ्वी पर ऐसे भी जीव जो होते हैं जो अपने संतान को अंडे के रूप में जन्म देते हैं, संतति को अपने अंडे के रूप में देते हैं, उसके बाद होते अंडे से क्या करते हैं, नए संतान का जन्म देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो अंड प्रजक का मतलब होता है कि वैसा जीव जो होता है जिसके द्वारा निषेचित अंडे की उत्पत्ति के लिए की जाती है, अंडे के द्वारा जो होते हैं अंडे के रूप में संतान को जन्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मुर्गी कहिएगा, मुर्गा ना कहिएगा, है ना, मुर्गा नहीं होता है, मुर्गी क्या है, मुर्गा पुरुष है ना, पुरुष हो गया, और मुर्गी जो हो गया स्त्री हो गया, मुर्गी हो गया, ठीक है। और भी बात करेंगे, बत्तख क्या हो जाएंगे, बत्तख, है ना जी, मुर्गी हो गया, बत्तख हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सांप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सांप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सांप हो जाएंगे, है ना, मगरमच्छ भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मगरमच्छ हो जाएंगे, चिड़िया भी हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, है ना, कीट, है ना, एक चमगादड़ जो होता है वो क्या करते हैं, संतान को जन्म देते हैं। कहीं कहीं व्यक्ति पूछता है कि इसमें से अन्य प्रजा कौन है, इसमें से अन्य प्रजा कौन है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, या कह देगा कि सजीव प्रजा कौन है, इसमें चमगादड़ को आप याद रखिएगा, इस चमगादड़ जो होता है संतान को जन्म देता है। तो अन्य प्रजा क्लियर हुआ कि वैसा जीव जिसके द्वारा जो होता है निषेचित अंडे के लिए, किसके लिए, अंडे के लिए। देखिएगा, आप मुर्गी उर्गी को देखे होंगे, मुर्गी मुर्गी उर्गी को देखे होंगे कि मुर्गी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, मुर्गी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। मुर्गी जब अंडे देते हैं तो देखते होंगे लोग, प्रतिदिन जो होते हैं एक दो दो, है ना, ऐसा करके अंडे देते होंगे। तो 4 या 5 जो जो भी अंडे होते हैं वो संतति के रूप में दे देते हैं। उसके बाद देखिएगा कि बहुत सारे जो अंडे होते हैं उसको क्या करते हैं, जब मुर्गी जो अंडे देना बंद कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पर रख देते हैं, एक जगह पर क्या करते हैं, सभी अंडे को क्या करते हैं, सटा कर रख देते, मतलब रख देते हैं, एक स्थान पर क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। एक स्थान पर क्या करते हैं, अंडे के रख देते हैं। उसके बाद मुर्गी क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, मुर्गी क्या करता है कि उस अंडे पर क्या करते हैं, उस अंडे पर क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से मुर्गी क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये मुर्गी क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद देखिएगा इसके अपने पंख के द्वारा क्या करते हैं, इसको झांक लेते हैं, पंख के द्वारा क्या करते हैं, इसको झांक लेते हैं। और झांकने के बाद एक दो दिन, एक दिन, 2 दिन, 3, अब जो भी हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अंडे के साथ फिर से क्या करते हैं, निषेचन का क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, निषेचन का क्रिया करते हैं। और निषेचन करने के बाद जो होते तब जाकर क्या होता है, यानी जीव का विकास होता है। किसका विकास होता है, जीव का विकास होता है। जीव का क्या होता है, यानी जीव किसके रूप में होते हैं, संतति के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, संतति के रूप में फिर से इनका क्या होता है, विकास होता है, यानी सॉरी जन्म होता है। क्या होता है, जन्म होता है। तो ये तो हो गया अंड प्रजक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मुर्गी हो जाए, सांप हो जाए, बत्तख हो जाए,
कुछ चिड़िया, बहुत सारी सभी चिड़िया जो होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, है ना, तो मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन सजीव प्रजक की बात कर लें तो सजीव प्रजक में वैसा बात नहीं है। इसमें जो होता है संतान, वैसा है ना, इसमें जो होता है संतान का जन्म होता है। किसका होता है, संतान का जन्म होता है। आप परिभाषा लगा सकते हो, आंसर दे कर लीजिएगा कि वैसा जीव जिसके द्वारा संतति की उत्पत्ति के लिए, संतति के लिए, संतति के रूप में, किसके रूप में, संतति के रूप में जन्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले, परिभाषा आप लोगों को पता हो गया ना कि वैसा जीव जो संतान के रूप में किसी जीव को जन्म देते हैं या संतति के रूप में किसी जीव को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा, मानव हो जाएगा, कुत्ता हो जाएंगे, है ना, कुत्ता, है ना, इसका स्त्रीलिंग लगा के बोलिएगा, लेकिन आप लोग को हम लोग, है ना, अच्छा उच्चारण नहीं लग रहा, कुत्ता का ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मानव हो जाएगा, कुत्ता हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे, ठीक है, बिल्ली, है ना, बिल्ली हो जाएगा। उसके बाद और भी क्या हो जाएंगे, हाँ, किसके बाद बात कर रहे थे, चमगादड़ के बारे में, है ना। चमगादड़ भी जो हो जाते हैं, वो बहुत सारे ऐसे जीव जो होते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जितने भी जो है, वो सब कौन सी प्रजक है, सजीव प्रजक है। तो आप प्रजक इतना याद रखिएगा, सजीव प्रजक और अन्य प्रजक तो एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बात एकदम कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस सभी में जो होता है एक गुण होता है, अभी जस्ट भी बताए थे गुण के बारे में। गुण जो होता है अगुणित और द्विगुणित होता है। अगुणित में बता दिए आप लोग, द्विगुणित भी किसे कहते हैं आप लोग बता दिए। इस सभी में क्या होते हैं, गुण होते हैं अगुणित और द्विगुणित के। अगुणित का मतलब होता है जनक कोशिका के क्या होते हैं, आदि होती है, और द्विगुणित किसे कहते हैं, जो जनक कोशिका के क्या होते हैं, यानी जोड़े के रूप में होते हैं। अब इतना जो क्रियाएं जो बना, अंड प्रजक संतान का भी जन्म हुआ। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मानव या गाय भैंस या कुत्ता बिल्ली सभी जीवों में एक प्रकार के क्या होते हैं, क्रियाएं होते हैं। आप इसको पहले लगाइए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा कि वैसा जीव जिसके द्वारा है ना, वैसा जीव जो किसी जीव को संतति के रूप में जन्म देते हैं या संतान के रूप में जन्म देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली मानव, ठीक है, चमगादड़, चमगादड़ संतान को जन्म देते हैं, तो सभी लोग इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। आप ध्यान देते हैं कि मानव में जो होते हैं, चाहे मानव हो जाए गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, सभी में एक प्रकार की क्या होते हैं, चक्र होते हैं। सभी में एक प्रकार के क्या होते हैं, चक्र होते हैं। क्या होते हैं सभी में, एक प्रकार की जो सभी जीवों में, सभी जितने भी प्रकार के जीव है, सभी जीवों में अगर हम लोग बात करें, जितने प्रकार के जीव जो है, सभी जीवों में एक प्रकार की क्या होते हैं, चक्र की क्रियाएं होते हैं। चाहे मानव हो जाए, गाय हो जाए, भैंस हो जाए, कुत्ता हो जाए, बिल्ली हो जाए, सभी में एक प्रकार के क्या होते हैं, चक्र की क्रियाएं होते हैं। और वो चक्र की क्रियाएं कौन कौन सा होते हैं, जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक जो पहला जो चक्र जो होता है, वो मध्य चक्र होता है। कौन सी चक्र होते हैं, मध्य चक्र होते हैं। और दूसरा जो चक्र होते हैं, वो कौन सी चक्र होते हैं, ऋतु चक्र होते हैं, है ना। अगर बात कर दे कि सभी जीवों में, कौन सा जीवों में, सभी जीवों में, सभी जीवों में, सभी जीवों में एक प्रकार के कौन सी क्रिया होता है, वो चक्र की क्रिया होता है। क्या होता है, चक्र की क्रिया होता है। कौन सा क्रिया, चक्र की क्रिया होता है ना। और वो चक्र की क्रिया जो होता है, ठीक है, वो एक प्रकार की क्रियाएं होता है, चक्र की क्रिया होता है। और वो चक्र की क्रिया दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो चक्र की क्रिया जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मध्य चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। और एक दूसरा जो चक्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऋतु चक्र कहते हैं। कौन सा चक्र कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मध्य चक्र कहते हैं और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं। यानी सभी जीवों में एक प्रकार की चक्र की क्रिया होता है। जब एक और भी हम बताएंगे, आवर्त चक्र के बारे में बताएंगे हम ना,
अच्छा टॉपिक है, हम लोग तीसरे चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसमें चक्र देखिएगा कि दो प्रकार के चक्र जो होते हैं, एक मध्य चक्र होते हैं और एक जो होते हैं ऋतु चक्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋतु चक्र सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य चक्र के। तो देखिएगा कि मध्य चक्र जो एक प्रकार की जो क्रिया जो होता है, एक विशेष किसी भी जीव में, किसी भी जीव में जो होता है, हमारे पृथ्वी में सभी जीवों में, ऐसा की बात नहीं कि किसी एक की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी जीव में एक किसी भी मौसम में, यानी विशेष प्रकार के अगर बात कर दें कि किसी सभी यानी किसी भी जीवों में जो होता है, जीवों में एक विशेष विशेष मौसम क्या होता है, विशेष मौसम या महीने, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष मौसम या महीने में नर तथा, ध्यान देना है ये टॉपिक पे, नर तथा मादा, नर तथा मादा, देखिएगा नर भी और कुछ नर तथा मादा के बीच बीच क्या होता है, संयोग की क्रिया होता है। कौन सा क्रिया होता है, संयोग। कौन सा क्रिया होता है, संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। क्या होता है, दोनों के साथ एक क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंसर की ओर फिर से कहेंगे, किसी भी जीव में एक विशेष या मौसम है ना, विशेष मौसम या महीने में नर तथा मादा के बीच आपस में क्या होता है, संयोग की क्रिया होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी मध्य चक्र कहते हैं। क्या होते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। अच्छा, अब इस क्रिया में होता क्या है, ये तो हम लोग को पता हो गया कि किसी भी जीव में चाहे नर हो चाहे मादा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सभी में एक विशेष मौसम या महीने में, एक विशेष मौसम या क्या होता है, महीने में स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा के बीच आपस में क्या होता है, संयोग की क्रिया होता है। और उसी संयोग की क्रिया में को हम लोग कहते हैं मध्य चक्रवृत्त कहते हैं। और उस क्रिया में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उस क्रिया में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के शरीर से, नर और मादा के शरीर से, अगर कहा जाए कि नर और मादा के शरीर से, दोनों के शरीर से, ठीक है, नर और मादा के शरीर से जो होता है एक प्रकार के गंध निकलते हैं। एक प्रकार के क्या होते हैं, गंध निकलते हैं, एक प्रकार के गंध। अगर हम उस गंध की नाम बता दें तो हम बता देते हैं प्रोमेंस, प्रोमेंस गंध। कौन सा गंध होता है, प्रोमेंस गंध होता है। कौन सा गंध होता है, प्रोमेंस गंध होता है। एक विशेष प्रकार के क्या होता है, एक गंध निकलते हैं, प्रोमेंस गंध निकलते हैं, जिसके कारण जब है ना स्त्री और नर और मादा के बीच जो एक प्रकार के विशेष प्रकार के जो गंध निकलते हैं, जैसे मान के चलिएगा कि एक पुरुष का उम्र ले लेते हैं कि बचपन से देखिएगा कि बाल अवस्था हो गया, बाल अवस्था को जैसे छोड़ता है वो किशोरावस्था में आता है, किशोरावस्था में जैसे ही आता है तो वो प्रजनन अवस्था में आता है, तो पुरुष के शरीर के अंदर जो होता है विभिन्न प्रकार के हार्मोन बनने लगते हैं, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण हार्मोन जो होता है पुरुष के शरीर के अंदर जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन आता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन आ जाता है तो पुरुष के जो चेहरे पर जो है दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ये लाने के काम कौन करता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो देखिएगा उसमें एक विशेष प्रकार के गंध आ जाता है। तो विशेष प्रकार से गंध आने जैसे जैसे आता है तो उसके अंदर एक पुरुष के अंदर जो होता है एक जनन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया होता है, अपने आप जागृत होने लगता है। निषेचन का क्रिया जागृत होने लगता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जागृत होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके लिए कभी है ना फर्टिलाइजेशन के लिए कोई है ना जानकारी लेने की अवेलेबल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक जो होते हैं इसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो प्रोमेंस गंध हो जाता है, जिसके कारण, और स्त्री में भी होते हैं, जैसे जैसे वो बालावस्था छोड़ते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, प्रजनन अवस्था में आते हैं, तो उनके शरीर में भी क्या होने लगता है, हार्मोन आने लगता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एंड्रोजेंस हो गया है ना, ऑक्सीटोसिन हो गया,
रिलैक्सिन हार्मोन हो गया, तो ये शरीर में उनको बनने लगते हैं, जिसके कारण उनमें भी एक क्या हो जाता है, अट्रैक्शन की क्रिया आ जाता है। उनमें भी क्या होता है, एक दूसरे को है ना अट्रैक्शन करने लगते हैं, जिसको आजकल के दौर पर हम लोग बोलते हैं लव यानी प्रेम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग प्रेम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक उम्र होता है पुरुष के शरीर के अंदर भी, है नहीं, पुरुष का भी एक उम्र होता है और स्त्री के भी एक उम्र होते हैं। जैसे ये दोनों क्रियाएं में आते हैं, स्त्री और जो पुरुष जो होते हैं, स्त्री और पुरुष जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं, स्त्री के अंदर जो हार्मोन बनता है वो पुरुष के हार्मोन को आकर्षित करना चाहता है, और पुरुष के जो शरीर के अंदर जो हार्मोन बनता है वो स्त्री के अंदर के हार्मोन को आकर्षित करने लगता है। यानी कहने का मतलब, स्त्री के अंदर जो प्रोमेंस गंध आएगा वो पुरुष के हार्मोन गंध को आकर्षित करने लगेगा, और जो स्त्री के अंदर जो प्रोमेंस गंध आएगा वो पुरुष क्या करेगा, उसको आकर्षित करना शुरू कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों में एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं प्रोमेंस गंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रोमेंस गंध कहा जाता है। तो यही हमारा मध्य चक्र कहता है, कि मध्य चक्र में कहता है कि कोई भी हो, चाहे नर हो चाहे मादा हो, उनके शरीर में क्या होता है, एक विशेष मौसम या महीने के अंदर, एक विशेष मौसम या महीने के अंदर जो होता है, उनके शरीर में एक विशेष प्रकार के गंध उत्पन्न होते हैं, एक विशेष प्रकार के गंध उत्पन्न होते हैं। वो गंध का नाम है प्रोमेंस गंध। जैसे दोनों के अंदर वो प्रोमेंस गंध बनेगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन करना शुरू कर जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों के अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे की स्त्री पुरुष एक दूसरे से है ना रिलेशन में आएंगे। रिलेशन के बाद दोनों आपस में संलयन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं।